आपातकाल दिवस गोष्ठी में सीएम धामी का कांग्रेस पर प्रहार। कहा, कांग्रेस के राजकुमार संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की आत्मा को रौंदा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने सचिवालय में की समीक्षा बैठक। सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों को निपटाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई टली। अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई। उत्तराखंड में 5 आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले। डीएम नितिका खंडवाल को मिली टिहरी की जिम्मेदारी। विशाल मिश्रा को नमामि गंगे की जिम्मेदारी। आईएएस गौरव कुमार और अपूर्वा पांडे बने निर्देशक सचिव। जमीन खरीद फरकोत मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के घर ईडी की रेड। एनएस चौड़ीकरण घोटाले मामले में ईडी का छापा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आज आपातकाल दिवस पर विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने सन 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले अध्यायों में से एक बताकर और इसके साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई प्रमुख बुद्धिजीवों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। गोला, कोसी, नंदौर और सागर, जिसमें लाखों लोगों को वहाँ साल भर में जब काम चलता है उसके कारण से रोजगार मिलता है और अचानक उसके जो 10 साल का कालखंड होता है वो कालखंड पूरा हो गया। और संयोग से क्या था कि ऐसा काम पहले के समय में ये सब काम करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, वहाँ मिलना होता था, फिर फाइल प्रोसेस में जाती थी, फिर उसकी स्वीकृति मिलती थी और महीनों लग जाते थे। और चूंकि ये एक सरकार का काम होता है, लेकिन यहाँ से कोई फाइल ऐसी चली नहीं थी। और लेकिन वो पोर्टल चलता है, उसमें तो उनमें दिनों का हिसाब होता है कि कितने दिन में पोर्टल बंद होगा। तो भारत सरकार का पोर्टल बंद हो गया और हाहाकार मच गया। यहाँ लोग कहने लगे कि इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे क्या होगा। तो मैंने आपसे केवल फोन पर बात करी। मैंने कहा, भाई साहब, ये बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है और हम तो बहुत मुसीबत में पड़ गए हैं, अभी कैसे होगा काम और मैं आऊं, क्या करूं आपके पास। तो सच में आपने कहा कोई आने की आवश्यकता नहीं है, आपने एक पत्र लिखना है मुझे और वो पत्र अपने मोबाइल से मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा और अगले ही दिन हमको चारों नदियों में काम की स्वीकृति मिल गई। मैं आपका हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी आज भी आप वाइल्ड लाइफ की बैठक करके आ रहे हैं। 100 से भी अधिक आज अनेक प्रस्ताव देश भर के जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जिनको स्वीकृति मिलनी होती है, एनओसी मिलनी होती है, उन सबको आप स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। और बहुत सारे काम जो वर्षों से लटके हुए थे, आपके इस मंत्रालय में आने के बाद उनको लगातार स्वीकृति मिल रही है। और हमारे राज्य में इसका महत्व और ज्यादा है क्योंकि हमारे राज्य के कुल भूभाग का 71% भूभाग वनों से आच्छादित है। तो कोई भी विकास की योजना, मैं कल भाई साहब से कह भी रहा था, मैंने कहा कोई भी विकास की योजना वन विभाग से गुजरे बिना नहीं हो सकती है पास। इसलिए आपके यहां से जो भी गुजरती है उसको आप तुरंत धक्का दे देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं बार बार आपका देवभूमि उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं उन सभी लोकतंत्र के रक्षकों को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने आपातकाल के अंधकारपूर्ण दौर में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना
सर्वोच्च निछावर कर दिया। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें लोकतंत्र की रक्षा करने वाले सभी महानायकों का डिस्टर्बेंस हो रहा है, उससे क्या दिक्कत हो रही है? माइक्रोफोन है ना, फीडबैक आपातकाल का कालखंड एक काव्य अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को दरकिनार करते हुए आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। ये फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हर धर्मिता का तानाशाही रवैये का परिणाम था। ये वही परिवार जिसके राजकुमार आज अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की दुहाई देते रहते हैं। आप सभी भलीभांति परिचित हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने सत्ता छिन जाने के भय से संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर भारत के महान संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। भारतीय संसद को बंधक बना दिया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर सेंसरशिप थोप दी गई थी, न्यायपालिका की गरिमा को तार-तार कर करोड़ों देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया। आपातकाल के उन काले दिनों में सत्ता के नशे में चूर तत्कालीन सरकार ने सभी विपक्षी नेताओं को, सैकड़ों पत्रकारों को, उनके आवाज को दमन किया जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठ रही थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलकर पूरे देश को एक खुली जेल बना दिया था। उस दौर में मीसा और DIR जैसे काले कानून थोपकर हजारों लोकतंत्र समर्थकों को जेल में ठूस दिया गया था। लेकिन नमन है लोकतंत्र के रक्षकों को जिन्होंने जेल की काल कोठरियों में अपनी तपस्या को भी तपोभूमि बना दिया और लोकतंत्र के दीप को बुझने नहीं दिया। उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, नानाजी देशमुख, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर जी जैसे अनेक लोकतंत्र सेनानियों ने आपातकाल लगाने की सरकार। आपातकाल दिवस गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला। सीएम धामी ने कहा कि आज कांग्रेस के राजकुमार संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, लेकिन देश यह नहीं भूले हैं कि 25 जून सन 1975 को इन्हीं की पार्टी ने आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की आत्मा को रौंद डाला था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार आपातकाल के रूप में हुआ, जिसे कांग्रेस ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर थोपा। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वह इतिहास को जाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सतर्क रहें। कि आप लोग जनता के बीच जाकर जन जागरण के माध्यम से उनसे आग्रह करें कि वो लोग कांग्रेस और उसकी पार्टी के नेताओं से कुछ प्रश्न पूछें कि क्या आपातकाल को कांग्रेस अपनी ऐतिहासिक गलती मानती है, और यदि मानती है तो क्या कांग्रेस आपातकाल के अपने निर्णय को लेकर प्रायश्चित करने को तैयार है? क्या कांग्रेस ने कभी इसके लिए लोकतंत्र सेनानियों से माफी मांगी है? क्या उन्होंने उन परिवारों से माफी मांगी है जिनके घरों में जबरन नसबंदी कर दी गई? क्या उन्होंने प्रेस और न्यायपालिका से कभी खेद व्यक्त किया है? मुझे पता है कांग्रेस उनके किसी भी सवाल का, जो भी सवाल उनसे किए जाएंगे, उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में लोकतंत्र के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आज भी उनके युवराज संविधान और लोकतंत्र को अपनी कठपुतली समझते हैं। आज भी कांग्रेस का वही चरित्र बरकरार है। आज भी जब अदालतें उनके पक्ष में नहीं जाती हैं तो न्यायपालिका पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। जब चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमला करते हैं। जब मीडिया सवाल पूछता है तो उसे अपमानित करते हैं। जब जनता उन्हें नकार देती है तो आप सब जानते हैं किसको दोषी ठहराते हैं। जोर से बोलो यार।
तो ईवीएम को दोषी ठहराने लगते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के संविधान को दरकिनार करते हुए आपातकाल की घोषणा करके लोकतंत्र की आत्मा को कुचलने का प्रयास किया था। ये फैसला हमेशा की तरह देश को अपनी जागीर समझने वाले एक परिवार की हठधर्मिता का तानाशाही रवैये का परिणाम था। ये वही परिवार जिसके राजकुमार आज अपनी जेब में संविधान की किताब लेकर संविधान बचाने की दुहाई देते रहते हैं। आप सभी भलीभांति परिचित हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जब एक चुनावी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया था, तब उन्होंने सत्ता छिन जाने के भय से संविधान की धाराओं को तोड़ मरोड़ कर भारत के महान संविधान की हत्या का षड्यंत्र रचा था। देहरादून में आपातकाल दिवस सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस दौर को भारत के लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया और सीएम धामी ने कहा कि आपातकाल का समय इतना भयावह था कि पत्रकारों, नेताओं, महिलाओं को जबरन जेलों में डाला गया, लोकतंत्र की आत्मा की हत्या कर दी गई, संविधान को कुचल दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को यह समझाया जा सके कि एक व्यक्ति के अड़िल रवैये के कारण देश किस दौर से गुजरा था। जो इमरजेंसी थी, आपातकाल था, वो कितनी भयावह थी, किस प्रकार से जेल में घुसा गया था, किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सबके स्मरण में इमरजेंसी जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकसित उत्तराखंड के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। बता दें कि सरकार की ओर से जारी अनुसार प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने प्रथम नियुक्ति स्थल को गोद ले लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों से इन गांव के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए बता दें कि सीआर और अन्य संस्थानों के बेहतर इस्तेमाल की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया, जिसमें अधिकारियों से ये टिप्पणी भी मांगी गई है कि अब तक इन क्षेत्रों में कितना विकास हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह पहल सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि जनजीवन में बदलाव लाने का प्रभावी माध्यम बनेगी। कई अधिकारी रात्रि प्रवास कर ग्रामीणों की समस्याएं जान चुके हैं और इसके साथ ही अब जमीनी स्तर पर भी जानने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जिनका एक लंबा कालखंड हमारे राज्य की सेवा में हो गया है, उनको हमने उनसे अपेक्षा की है कि राज्य के विकास में उनका योगदान वैसे तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसा योगदान जहां उनकी सेवा प्रारंभ हुई है, उस स्थान को वो अडॉप्ट करें। जो आईएएस हैं, जिन्होंने जिस तहसील से, जिस परगना से, जहां से अपनी ट्रेनिंग शुरू करी है, अपनी सेवा की शुरुआत करी, उस स्थान को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, विकसित भारत के संकल्प में और कैसे योगदान दिया जा सकता है, क्या टारगेट वहां का होना चाहिए, किस प्रकार वहां का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार आईएएस आईपीएस में भी जिन्होंने पहले थाने से शुरुआत करी है, तो निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हर एक व्यक्ति उसमें योगदान देगा।
देहरादून में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सन 1975 में लगे आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे दुखद अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का काम किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लोकतांत्रिक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सारे विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया। जिसने आवाज उठाने की कोशिश करी उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। इंडियन एक्सप्रेस जैसे उस समय के अखबार को, उसके संपादकीय अधिकार को छीन लिया गया। इतना ही नहीं, प्रेस पे पूरी तरह की सेंसरशिप लागू की गई और जो ये संविधान की किताब अपने जेब में लेकर के घूमते हैं, इस संविधान की किताब को ध्वस्त करने का काम इसी कांग्रेस पार्टी ने किया है। दुनिया के सबसे प्रगतिशील, उदारवादी, लोकतांत्रिक देश के रूप में आगे बढ़ाने का संकल्प है। ये जो संकल्प हमें दिया गया था, इस पे हमला करने का काम, कुठाराघात करने का काम और इसकी हत्या करने का काम, ये आज के 50 साल पहले 25 जून 1977 को हुआ था। और इसलिए जो आजादी हमको मिली थी, उस लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला 25 जून 1977 को हुआ, जो मार्च 1977 तक 21 महीने तक इस देश में रहा। और इसलिए भारत की पहली आजादी तो 1947 में हुई थी, लेकिन भारत के लोकतंत्र की जो आजादी है, ये वास्तव में मार्च 1977 में 21 महीने की भयावह रात समाप्त होने के बाद हुई थी। आज ये पत्रकारिता वार्ता एक विशेष घटना के परिप्रेक्ष्य में और जन भावना और लोक भावना के प्रचार और प्रसार के लिए की जा रही है। विशेष इसलिए है कि इस देश को आजादी बहुत बड़ी संख्या में हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान से, इस देश के लोगों के संघर्ष से, तप से ये आजादी मिली। और इसलिए जिस आजादी के बाद जो संविधान हमें प्राप्त हुआ, उस संविधान का लक्ष्य देश में लोकतंत्र की स्थापना, भारत को गणतंत्रवादी देश के रूप में आगे बढ़ाना, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका को आगे बढ़ाना, भारत में संसद की सर्वोच्चता को महत्व देना, भारत में फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय राज्य संबंध को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना। इसलिए 25 जून ये इस देश की संविधान हत्या दिवस के रूप में याद किया जाता है। और जैसा भी महेंद्र जी ने बताया था कि घटना 50 साल पहले की है, पर देश के हर नौजवान को ये जानना चाहिए कि 50 साल पहले ये जो घटना इस देश में घटी थी, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसकी पृष्ठभूमि भी ऐसी है कि बांग्लादेश की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी जी बहुत शक्तिशाली हो गई थी,
सत्ता का ऐसा अभिमान था कि उन्होंने सरकारी को ही अपना मान लिया, सरकारी अधिकारी को लगाकर अपना चुनाव लड़ा और इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उनके चुनाव को अवैध घोषित करा। चुनाव को जो अवैध घोषित करा उसको उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सांसद रहने की तो अनुमति दी, लेकिन संसद में मतदान देने से वंचित किया। नैतिकता का तकाजा तो ये था, न्यायालय के सम्मान करने की भावना तो ये होती, लोकतांत्रिक तरीका तो ये होता कि नैतिकता के आधार पर इंदिरा गांधी इस्तीफा देती, लेकिन उन्होंने इस्तीफा ना दे करके ये कहा कि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस तो केवल उनके पद का था, उनके इलीगल चुनाव का था, न्यायालय के निर्णय का था और उन्होंने पूरे देश में लोकतंत्र की गला घोटने का काम किया और इमरजेंसी को लागू। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को लंबित जन शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने 6 महीने से अधिक समय से लंबे शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि समयबद्ध समाधान न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस, एक दिन थाना दिवस, जनता दर्शन और बीडीसी और तहसील दिवस का नियमित आयोजन अनिवार्य किया जाए। साथ ही सभी जनपदों में शीघ्र नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए ताकि शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस बैठक में बता दें कि अवस्थापना परिषद के उपाध्यक्ष और इसके साथ ही मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीसीपी दीपम सेठ सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी जिलाधिकारी भी शामिल रहे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का मामला नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई टली है और अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई है। बड़ी खबर है जहां बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई आज भी जारी रही और मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में वाली खंडपीठ में हुई। आज सरकार की ओर से आरक्षण का रोस्टर कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अध्ययन के लिए आज का समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि कल यानी कि 27 जून को निर्धारित कर दी है। इधर आज अधिवक्ता योगेश पचौलिया ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने आरक्षण को लेकर गठित समर्पित एकल आयोग की जिस रिपोर्ट के बहाने पंचायत चुनाव को लंबे समय तक टाला, उस आयोग की उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया ही नहीं है। जबकि बता दें कि अब हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर शुक्रवार यानी कि 27 जून को सुनने का निर्णय लिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।